हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स का मतलब क्या है, आप लोग बताओ। माइक्रोब्स क्या कहलाते हैं? हम ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं? तो सिंपल से टर्म्स में अगर हम बोलें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रो मतलब कि एकदम छोटा, ठीक है, एकदम क्या, छोटा सा ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते बाय योर नेकेड आईज, राइट। आप अपनी नेकेड आईज से उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हो, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरी चीज क्या, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये आपको हर जगह मिलते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस। क्लियर होगी बात? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वायरॉइड एंड ऑल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जहां आप आपके हाथ में होंगे, ठीक है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, फूड में, आप जो जो सोच सकते हो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा है। इस बोर्ड पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो सॉइल, एयर, वाटर एंड सम इनहेबिटेबल प्लेसेस, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। बैक्टीरिया और फंजाई कहाँ? जहाँ पे न्यूट्रिशन होगा वहाँ आके अटैक करेंगे और कॉलोनीज के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ठीक है, जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है। देख, आप अगर कहीं फंगस लगी ब्रेड के ऊपर या किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर फंगस लगती है, दिख जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो सिंगल नहीं होती है, वो एक कॉलोनी के फॉर्म में होती है। तो ये अगर ब्रेड है, इसके ऊपर अगर फंगस लग जाती है तो आपको क्लियरली ब्रेड का जो कलर है वो इस तरीके का कहीं कहीं आपको स्पॉट्स दिखते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे कॉलोनीज बना ली। सिंगल एक प्रेजेंट होगा तो वो नहीं दिखेगा, पर कॉलोनी जब बनाएंगे तो वो दिख जाता है, ठीक है। इसके बाद में माइक्रोब्स बहुत सारी डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। तो कैसे यूज़ करे जाते हैं, हम यूज़ की बात करेंगे क्योंकि हमने डिसीजेस के बारे में तो पढ़ लिया है, हमें जानना है कि इनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, की घर में जो हमारी चीज़ें हैं उसमें कैसे काम आ रहा है। सबसे पहले तो देखो लैक्टोबैसिलियस, दही। दही सभी ने खाया है, ठीक है, दही सभी ने खाया है, डेली खाते हैं हम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसे डेली कंज्यूम करते हैं। किसको? हम कर्ड को। कर्ड में क्या होता है? कर्ड में लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं हम इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? लैब। क्या है? लैब, मतलब कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका काम होता है मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देना? कर्ड में कन्वर्ट कर देने का काम करता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूसेस एसिड। ये एक एसिड प्रोड्यूस करेगा दैट कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। कोएगुलेट होना मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। व्हाट डज कोएगुलेट मीन्स? इट मीन्स कि एक जगह एक्यूमुलेट हो जाना। तो ये कोएगुलेट कर देगा और पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर से सुनना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, पर कैसे करता है? वो ये करेगा कि यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन है, क्या है? मिल्क प्रोटीन, उसको पार्शली डाइजेस्ट कर देगा। मिल्क प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट कर देगा
और कोएगुलेट कर देगा। ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूध कैसा होता है, दूध एकदम पतला होता है, ठीक है, विस्कस नहीं होता है, बट कर्ड कैसा होता है, कर्ड जो होता है ये एकदम गाढ़ा होता है ना, विस्कोसिटी इसकी हाई होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो वो क्या कर रहा है, कोएगुलेट कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा गाढ़ा होता है। एकदम दही जो है वो कभी भी दूध के जैसा पतला नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। भाई ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है। कर्ड जो है आपको अपने डेली मील्स में कंज्यूम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और आपकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो कंज्यूम कर्ड एवरी डे बिकॉज इट इंक्रीजेज विटामिन 12। विटामिन 12 को इंक्रीज कर देता है। और इन आवर स्टमक टू द लैब प्लेज वेरी बेनिफिशियल रोल। भाई जब स्टमक में जाता है तो लैब जो है वो बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करेगा, इसके पास में डिसीज कॉजिंग, बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए कर्ड को कंज्यूम करना चाहिए। एक बात और बता दें, अगर आपने कर्ड को किस में देख लिया, कर्ड को माइक्रोस्कोप में देख लिया ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लैक्टोबैसिलस दिखेगा, जिसको देखने के बाद आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसको देख के गंदा लगने लगेगा। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके स्टमक के लिए, विटामिन B12 के लिए, इसलिए कर्ड को कंज्यूम करना चाहिए। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े हम। तो पहला तो हमारा हो गया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि है आपका लैक्टोबैसिलस, उसको हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड, डो मतलब आटा। ठीक है, अब डो मतलब तो आटा है, ये तो ठीक है। साथ ही में डो वो भी होता है जो इडली बनाने के लिए, इडली डोसा बनाने के लिए हम वो जो बेटर तैयार करते हैं ना, जिसे हम देसी भाषा में अगर बोले तो हम जिसे क्या बोलते हैं, डोसे का जो घोल होता है। ठीक है, तो वो जो हम तैयार करते हैं उसमें भी एक बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस क्रिविसिया। ठीक है, सैक्रोमाइसिस। अभी जो सैक्रोमाइसिस है ये ब्रेड बनता है जब, उसमें भी यूज होता है, जब हम इडली डोसे का बैटर तैयार करते हैं उसमें भी यूज होता है। तो यहाँ पे द डो इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली। अब मुझे ये डोसा इडली पढ़ के ही भूख लग रही है ना। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो, ये देख रहे हो, डो जब भी अगर ब्रेड वगैरह बनती है तो डो को रेडी करके और रख दिया जाता है, थोड़े टाइम के बाद में वो फूल जाता है। ऐसे ही जो हम जो डोसे के लिए, इडली के लिए घोल तैयार करते हैं वो भी मम्मी लोग पीस के और रख देती हैं कुछ घंटों के लिए। तो क्या हो जाए, थोड़ा टाइम बाद उसमें क्या बोलते हैं यार, नॉर्मल भाषा में अगर बोले हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है कि घोल जो है, वर्ड ही नहीं आ रहा है याद, समझ गए ना यार, समझो, भावनाएं समझना है आपको कि उसका लेवल ऊपर आ जाता है ना, तो खमीर उठ जाता है जैसे बोलते हैं। हाँ आ गया यार, खमीर उठना जैसे हम बोलते हैं। तो उसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो डो यूज फॉर ब्रेड मेकिंग इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। ये सैक्रोमाइसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस को हम बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि या ब्रेड बनता है, ठीक है, या केक बनता है, तो केक का जो बेस होता है उसमें ईस्ट का यूज करा जाता है। क्यों करा जाता है, जिससे कि वो फ्लफी हो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, रिलीज हो जाने से बीच में छोटे छोटे से होल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो होल्स क्यों बने हैं, क्योंकि उधर कार्बन डाइऑक्साइड उधर से रिलीज हुई है, तो वो जगह जो है वो क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई, इसलिए वो एकदम पफ्ड हो गया है ना, एकदम फ्लफी सा हो जाता है। तो यहाँ पे बेकर्स ईस्ट का यूज करते हैं। तो ये दूसरा हो गया। पहला हमने पढ़ा था कर्ड में, दूसरा हमने पढ़ा डो में, तीसरा हम पढ़ेंगे टोडी। ओके, इधर टोडी नहीं दिया है, मैं ही बता देती हूँ व्हाट इज टोडी। तो टोडी जो होता है ये एक क्या है, टोडी जो है वो एक ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है
और ये कैसे बनता है, यहाँ पे नोट कर लेना, एक सी अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो वो है टोडी। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ सदर्न इंडिया। कहाँ का है ये? सदर्न इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और ये बनता कैसे है? किसी ने सुना है टोडी? बताओ, किसी ने टोडी का नाम सुना है? कैसे बनता है कोई बता सकता है कि व्हाट इज टोडी और ये कैसे बन रहा है? तो यहाँ पे टोडी जो है ये फर्मेंटेशन से बनता है ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्री। ठीक है, फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन कहाँ से? फ्रॉम सैप ऑफ पाम ट्री, पाम ट्री के सैप से, और बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूज होता है जो कि फर्मेंटेशन करता है और टोडी को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये एक सदर्न ड्रिंक हो गया। तो ये था टोडी के बारे में। नेक्स्ट अब आ जाओ किस पे? चीज। चीज, चीज सभी ने देखी है? चीज देखी है कि नहीं बताओ? देखी होगी यार, कैसी बात कर रहे हो। चीज के बारे में किस किस को पता है भाई? चीज जो है ये पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। कैसे बनता है ये? पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। इधर लिख लेते हैं हम, पार्शियल डिग्रेडेशन। मिल्क में हम पार्शियल डिग्रेडेशन कराते हैं तो आपका क्या फॉर्म होता है? चीज फॉर्म होता है। पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। ये एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का यूज किया गया था। ठीक है, द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज। स्विस चीज क्या है? ये देखो, इसमें आपको ये होल्स दिख रहे हैं, ये इधर देखो, ये होल्स, ये होल्स, ये होल्स है ना। स्विस चीज है ये। कौन सी चीज है? स्विस चीज। तो ये जो स्विस चीज है ना, इसमें लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। बहुत ज्यादा अमाउंट CO2 रिलीज होता है बाय बैक्टीरियम नेम्ड। क्या नाम है बैक्टीरिया का? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमेनी। ठीक है, याद कर लेना इसका नाम। कुछ भी आप चाहो तो इसका ट्रिक व्रिक बना के याद करना, पर करना पड़ेगा। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमेनी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रॉकफोर्ट चीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकफोर्ट चीज इज राइव्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम। जो रॉकफोर्ट चीज बनता है ना, उसमें क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फंगस का यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। एक किसी फ्लेवर के लिए रॉकफोर्ट चीज जो है, ठीक है, दो चीज हैं। एक तो हमने बताया स्विस चीज, दूसरा हमने क्या बताया? रॉकफोर्ट चीज। तो रॉकफोर्ट चीज को हम कैसे बनाते हैं? बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस ऑन देम। एक स्पेसिफिक फंगस को हम इस पे ग्रो करते हैं और फिर उसे बनाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसलिए मैं साइड हो रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखो, जो स्विस चीज होता है उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमेनी। ठीक है, और ये बहुत बड़े होल्स क्रिएट करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। दूसरा हमने बताया कि रॉकफोर्ट चीज बनता है। रॉकफोर्ट चीज में हम जो फंगस यूज करते हैं उसका नाम भी मैं बता दूं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। रॉकफोर्ट चीज में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, रॉकफोर्ट चीज में जिस फंगस का यूज होता है उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्लियर है? और स्विस चीज में क्या यूज होता है? स्विस चीज में प्रोपियोनिबैक्टीरियम का यूज होता है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, नोट कर लो इसे। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलो आ जाओ, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब हम
इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का कैसे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैम माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। अब भाई इंडस्ट्री है, ठीक है, क्या है, इंडस्ट्री है, तो छोटा मोटा काम तो होगा नहीं, इंडस्ट्री है तो बहुत लार्ज स्केल पे काम होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट होता है, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, read this out everyone, a number of products and like beverages, ठीक है, beverages and antibiotics involves use of microbes, बहुत सारे beverages मतलब पीने के पदार्थ, ठीक है, जो ड्रिंक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स होते हैं। बेवरेजेस कैन बी अल्कोहलिक ऑल्सो एंड बेवरेजेस कैन बी नॉन अल्कोहलिक ऑल्सो, ठीक है, दोनों तरीके के बेवरेजेस होते हैं। तो यहाँ पे बेवरेजेस बनाने में एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, टेल मी व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हमने पढ़ा है, ठीक है, जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा था तो हमने उसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, सभी लोग इन द चैट सेक्शन, आई वांट टू सी द आंसर्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बोलो जल्दी। तो यहाँ पे आंसर तो सभी लोग आंसर देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या है, तो बेवरेजेस बनाते हैं और हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं बाय यूज ऑफ माइक्रोब्स इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ पे, इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत सारे माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें बहुत बड़ा क्या चाहिए, फर्मेंटर। व्हाट इज अ फर्मेंटर, फर्मेंटर ये है, दिस इज द फर्मेंटर। तो ये क्या है आपका, ये है फर्मेंटर। तो यहाँ पे हमें अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हमें बहुत बड़े फर्मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज वेसल जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटर। तो दिस इज, ये क्या है आपका, फर्मेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि हमें अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हमें बहुत बड़े फर्मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस कौन से होते हैं, अगर हम फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें, बेवरेजेस कैन बी, अभी मैंने बताया था अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्मेंटर्स, जो फर्मेंटेड बेवरेजेस की हम यहाँ बात करने वाले हैं उसमें भी यहाँ पे ओके, हाँ, यहाँ पे भी Saccharomyces is used for bread making and commonly called reverse yeast used for fermenting malted cereals and fruit juices। यही देखो ब्रेड में भी यूज हुआ था, इसी को अब हम यूज कर रहे हैं किसमें, इसी को हम यूज कर रहे हैं फ्रूट जूस, माल्टेड सीरियल्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। जैसे बेवरेजेस वाइन, बियर, बिस्की, रम, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहलिक बेवरेजेस है। दो तरीके के बेवरेजेस होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब हम बेवरेजेस की बात करते हैं तो बेवरेजेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके अल्कोहलिक, ठीक है, क्या होते हैं, अल्कोहलिक, एक होते हैं बच्चों नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक। जब हम अल्कोहलिक की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली बात है अल्कोहल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन से बनते हैं, फर्मेंटेशन से जब बनते हैं तो इसमें माइक्रोब यूज होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है, क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस या फिर ब्रीवर्स ईस्ट हम इसे बोलते हैं। तो अल्कोहलिक में आपका क्या आता है, वाइन, विस्की, ठीक है, वाइन, विस्की, बियर, रम, और भी बहुत सारे आते हैं, वोडका, और बाकी आप लोग तो इतने होशियार हो ही समझ जाओगे कि क्या क्या और आता होगा। तो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। जब हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें तो इसमें आपके सब कुछ आ जाते हैं, कोक आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा, कोक आ जाएगा। कोक की स्पेलिंग क्या होती है भाई, COKE होती है ना, क्या यार बताओ, कोक की स्पेलिंग नहीं समझ आ रही। कोक आ जाएगा, और क्या आएगा, फ्रूट जूसेस आ जाएंगे, जितने भी फ्रूट जूसेस हैं सारे, और सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे इसमें, अकेला कोक नहीं, सारे कोल्ड ड्रिंक्स इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, जितने भी फ्रूट जूसेस हैं वो आ जाएंगे। तो ये सब नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइन और बियर कैसे बनते हैं,
विदाउट डिस्टिलेशन, यहाँ पे डिस्टिलेशन नहीं होती है। वाइन और बियर के लिए डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर एज विस्की, जो विस्की है, जो ब्रांडी है और जो रम होती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए डिस्टिलेशन ज़रूरी होती है ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। कैसे, यहाँ पे देखो, अभी एक डायग्राम दिखाया था आपको यहाँ पे, ये तो यहाँ पे अगर विस्की बन रही है तो उसमें ज़रूरत नहीं है डिस्टिलेशन करने की, पर क्या, पर अगर आपको ओके 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 लेट्स रिपीट दिस, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अगर वाइन और बियर बनाना है, ठीक है, वाइन और बियर बनाना है तो यहाँ पे डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है, वाइन एंड बियर के लिए। पर अगर विस्की, ब्रांडी और रम बनाना है, दैट टाइम डिस्टिलेशन इज रिक्वायर्ड, उस टाइम पर डिस्टिलेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, अभी आप भी मैंने क्वेश्चन करा था। तो एंटीबायोटिक्स दे आर द केमिकल substances. What are they? They are the chemical substances produced by some microbes, ठीक है, that can kill or retard the growth of other microbes. ऐसे chemical substances जो कुछ microbes, ये समझो कि दो ग्रुप हैं microbes के, ठीक है, microbes के क्या हैं, दो टीम्स हैं। एक टीम जो है ये अच्छे माइक्रोब्स की टीम है, ठीक है, ये किसकी टीम है, अच्छे माइक्रोब्स हैं ये सारे, है ना, ये सारे अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं, गुड माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स हैं। वहीं हम अगर दूसरी टीम की बात करें तो ये जो हैं ये बड़े चालाक माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, चालाक माइक्रोब्स हैं। तो चालाक माइक्रोब्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके सर पे सींग बना देंगे। ये सारे के सारे बड़े चालाक माइक्रोब्स हैं। तो अब ये जो चालाक माइक्रोब्स हैं ये आपके बॉडी के अंदर आपको हार्म पहुंचाने आए हैं, ये बैड वंस हैं, बुरे हैं भाई, हार्मफुल, ये क्या है, हार्मफुल है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं उसमें गुड माइक्रोब्स का यूज होता है। अच्छे वाले जो माइक्रोब्स जो होते हैं ये इन माइक्रोब्स को किल करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स जो कि इन्हें किल करेंगे या फिर इनके काम को क्या करेंगे, इनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे। ये 1 से 2, 2 से 4 बनने की कोशिश करेंगे तो ये वाले माइक्रोब्स आके इन माइक्रोब्स को क्या करेंगे, इनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे। व्हाट डज रिटार्ड मीन, कहाँ गया, ये रहा, रिटार्ड मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी रिटार्डेशन पढ़ा है। रिटार्डेशन मतलब कि रोक देना, ठीक है, टू स्टॉप, ठीक है, रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना। अपोजिटली जो लग रहा है कि आप जा रहे हो और बीच में आपको क्या कर दिया, रोक दिया गया, दैट इज रिटार्डेशन। तो इसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, किल करेगा या रिटार्ड कर देगा, ठीक है। तो ये अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी। अच्छा, पहले पेनिसिलिन की एक बढ़िया सी स्टोरी बताऊं। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। अब वो लैब में काम करते करते क्या हुआ, वो कुछ और बना रहे थे। पेनिसिलिन की डिस्कवरी ना बाय चांस हो गई है, मिस्टेक से हुई है। तो वो अपना काम कर रहे थे लैब में, गलती से उनसे पेनिसिलिन बन गया, गलती से बना कुछ और रहे थे, पेनिसिलिन बन गया। अब पेनिसिलिन बना तो उन्होंने उसको यूज़ करके देखा तो पता चला कि ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि डिसीजेज को क्योर करने में काम आएगा। तो ये बात कब की है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात है। कब की बात है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ये पहली एंटीबायोटिक थी जो बनाई गई थी और उसके पहले तक कोई दवाइयाँ होती ही नहीं थी, कोई एंटीबायोटिक नहीं होती थी, लोग बीमारियों से मर जाते थे, कुछ नहीं दिया जाता था उन्हें, वो सब उस टाइम पे नहीं था। पर जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई ना तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे
थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन यूज की गई थी और उनकी लाइफ जो है वो सेव की गई थी। सो दिस वाज अ बाय चांस डिस्कवरी बट इट वाज वेरी मच यूजफुल। तो ये कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, ध्यान रखना इस चीज को। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेट इम्प्रूव्ड आर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस। भाई एंटीबायोटिक्स ने हमारे ज़िंदगी में हमारी लाइफ को बचाने में बहुत काम किया है। हमें कुछ भी होता है हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो हमें वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स ने हमें डेडली डिसीजेस को क्योर करने में हेल्प करी है, जैसे कि प्लेग, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी। ठीक है, तो ये सारी डिसीजेस को क्योर करने में, और भी हैं भाई, इतनी डिसीजेस है, डिसीजेस की कमी नहीं है, लेकिन जितनी डिसीजेज हैं उससे ज़्यादा हमारे पास में एंटीबायोटिक्स हैं। समझ आ गया? क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लो ये मैंने क्लियर भी कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अब आप कहोगे मैम वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी? तो वो थे एलेक्जेंडर स्पेलिंग क्या लिखा है, ये स्पेलिंग ज़्यादा ही गंदी लिख दी मैंने, फिर से लिख दूँ मैं? फिर से लिख देते थोड़ा समझ में आएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, एलेक्जेंडर, अब समझ आ रहा होगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इसकी डिस्कवरी की थी, जिसने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो थे, जो घायल हो गए थे, उनको बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे क्योर करने में उनकी डिसीजेस को। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन, इसको भी याद रखना, पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन या फिर विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है एंटीबायोटिक्स के बारे में? एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। एकदम रश करके पढ़ोगे ना तो मज़ा भी नहीं आएगा, स्लोली पढ़ो, आराम से पढ़ो, चीज़ों को समझो। चलो अब आओ यहाँ पे, अब अगली चीज़ क्या है भाई, यहाँ पे chemical, organic acid, enzymes and bioactive molecules are commercially produced। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे chemicals, organic acids, enzyme, bioactive molecule जो सब commercially प्रोड्यूस करे जाते हैं बाय माइक्रोब्स। ये हो गई केमिकल्स कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सिट्रिक एसिड की बात करें। तो ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये किससे बना है? एस्पारजिलस नाइगर, दिस इज अ फंगस। ठीक है, फिर से बोलो किस चीज से बना है सिट्रिक एसिड? तो मैम सिट्रिक एसिड जो है वो बना है एस्पारजिलस नाइगर नाम के फंगस से। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड किससे बना है? तो एसिटिक एसिड बना है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, फिर से सुनो, एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया। तीसरी अगर हम बात करें ब्यूटेरिक एसिड, सो ब्यूटेरिक एसिड जो है वो भी एक बैक्टीरिया से ही बना है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिसिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम, यहाँ इससे बना है आपका ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटिलिसिम। ठीक है, फिर इसके बाद में लैक्टिक एसिड, तो आपको पता ही है किसमें मिलता है लैक्टिक एसिड? किसमें मिलता है लैक्टिक एसिड? किस चीज़ में प्रेजेंट होता है जो हम डेली लाइफ में, डेली फूड में कंज्यूम करते हैं? अभी बताया था मैम, कर्ड में। किसमें? कर्ड में। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलियस यूज होता है। इसके बाद में इथेनॉल, इथेनॉल बेसिकली किसमें? बेवरेजेस में प्रेजेंट होता है। बेवरेजेस में, वो भी कौन से? एल्कोहलिक बेवरेजेस में, एल्कोहलिक बेवरेजेस में प्रेजेंट होता है। इसमें सैक्रोमाइसिस क्रिविसिया प्रेजेंट है। और सैक्रोमाइसिस का एक और काम है, क्या काम है? इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बोलो फटाफट। इतना समझ में आ गया? केमिकल्स जो यूज होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। अगर स्पीड अच्छी है तो नोट कर लो, स्पीड अच्छी नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया, हटाएं इसको, हम आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट, एंजाइम्स। अब हम एंजाइम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कमर्शियली प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ सिर्फ 3 याद रखने हैं, सिर्फ 3, ज़्यादा है ही नहीं, आपको ज़्यादा है ही नहीं। जब आप फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजी लोगे तो आपको इन सब के साथ में काम करना पड़ेगा। ये आपके मतलब ये समझो साथी रहेंगे जिन पे आपको डेली काम करना पड़ेगा। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लाइपेज जो कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। फिर पैक्टिनेज या प्रोटीएज, ये यूज़ होता है बॉटल जूसेस में। वो पैक होकर जो जूसेस आते हैं ना, चलो हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, आपको पता है, आप खुद बताओ कौन कौन से जूस आते हैं वो पैक होके, बड़े अच्छे अच्छे नाम है, एड्स भी आती हैं उसकी, बताओ ज़रा नाम बताओ कौन कौन से जूस आते हैं। तो उसमें पैक्टिनेज और प्रोटीएज यूज होता है। फिर इसके बाद में स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या काम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये एक क्लॉट बस्टर होता है। क्लॉट्स हो जाते हैं ना, क्लॉट्स, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, किसी भी तरीके की क्लॉटिंग होती है तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम का यूज़ करा जाता है। ये सारे क्या है बच्चों? ये एंजाइम्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। आप सोचो कि मैम इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, इतना टफ नाम है, हमसे तो याद ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, हो जाएगा याद। हर दिन 2 नाम याद करो, कैसे नहीं होगा? हर दिन बस 2 नाम याद करो। और क्या करना, कुछ भी हुआ, मान लो आपको लैक्टोबैसिलस याद रखना है, किसी ने भी बुलाया, तुम्हारा भाई बुला रहा है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे आ रहा हूँ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? लैक्टोबैसिलस कर्ड, लैक्टोबैसिलस कर्ड, ठीक है। मम्मी बोलेंगे खाना खाओगे तो बोल देना हाँ लैक्टोबैसिलस कर्ड, लैक्टोबैसिलस कर्ड। कैसे याद नहीं होगा? पूरे दिन बोलो, पूरे दिन वही चीज़ बोलो, अपने आप याद हो जाएगी। लैक्टोबैसिलस कर्ड में यूज़ होता है, एक बैक्टीरिया है जो कर्ड में यूज़ होता है। ऐसे करके डेली 2 नाम दिन भर गाओ, माला जपनी है बिल्कुल, ये समझ लो, याद हो जाएगा अपने आप। इसके बाद में देखो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपका क्या आता है? साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, जिसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई, क्या है? एक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई। साइक्लोस्पोरिन ए विच इज अ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है ये एक, ठीक है, ये इसका नाम है, इससे ऑर्गेनिज्म से ये मिलती है और ये इसका यूज़ है, ठीक है, ये इसका यूज़ है। तो किस लिए यूज़ होती है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम पे ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ की जाती है। फिर स्टेटिन्स, ठीक है, फिर क्या है? स्टेटिन मॉलिक्यूल जो है ये किससे प्रोड्यूस हुआ है? ये हुआ है मोनास्कस परप्यूरस। किससे? मोनास्कस परप्यूरस ईस्ट। तो ये ईस्ट जो है ये किस लिए यूज होता है? पहली चीज तो स्टैटिन्स बनाने में यूज होता है एंड यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जिन्हें भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो ये जो है ये हेल्प करता है फॉर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। तो ये 2 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपको याद रखने हैं। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकेगा, ठीक है, इनहिबिट करेगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। ये क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस छोटा सा चैप्टर है, आज ही खत्म करेंगे हम इसे, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसे हम आज खत्म कर देंगे, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज ट्रीटमेंट, अब ये क्या है भला? ये क्या है? थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बस 1 मिनट का, बस मैं पानी पीऊंगी फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है तब तक आप लोग बताओ। सभी लोग चैट में एक्टिव रहना यार, ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होना है कि हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्टिवली चैट को ज्वाइन करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको मैं क्लास की टाइमिंग बताऊं तो क्लास जो होती है वो होगी मॉर्निंग में 9 AM और इवनिंग में 7 PM, ठीक है। इन 2 टाइम पे रोज क्लास होगी, तो इसको आपको ज्वाइन करना है। लाइव क्लास होती है डेली, तो आपको डेली इतने टाइम पर रेडी रहना है।
चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सीवेज ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे। सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है ना, जो गंदा पानी होता है जो कई जगह से बह के आ रहा है, ठीक है, अब वो गंदे पानी को अगर हम डायरेक्ट रिवर्स में नदियों में डाल देंगे तो नदियां भी गंदी हो जाएंगी, जो कि हो रहा है। डायरेक्टली पानी को उठा के नदियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरी नदी जो है वो गंदी हो जाती है। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए हमने ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं, जिससे कि पानी जो भी वेस्ट वाटर है वो वहाँ से ट्रीट होता हुआ पूरा साफ होके उसको हम प्योर करके, इतना भी प्योर नहीं कि पी सको, पर हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह किल कर देंगे, सारी जो भी अनवांटेड मटेरियल उसमें प्रेजेंट है उसको अलग कर देंगे, फिर उस पानी को मेन स्ट्रीम्स में डाल देंगे, जिससे कि रिवर्स जो है वो गंदी ना हो। सो दिस इज व्हाट कि सीवेज ट्रीटमेंट में यही करते हैं हम, कि हम पानी में से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको हटाएंगे, जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्म कर सकते हैं उन्हें किल करेंगे। तो ये 2 स्टेप में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जिसे हम सीवेज बोलते हैं, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं विच आर पैथोजेनिक। पैथोजन है, ये कोई काम के नहीं है। पैथोजेंस क्या होते हैं? व्हाट आर पैथोजेंस? टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट आर पैथोजेंस एवरीबॉडी? बताया है मैंने, बनना चाहिए, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की होंगी ना लास्ट वाली, उन्हें सबसे बनेगा। बताओ बच्चों पैथोजेंस क्या होते हैं? तो पैथोजेंस यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है इस लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर में, जो कि कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, आप उन्हें नेचुरल वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो। रिवर्स में, स्ट्रीम्स में अगर आप डाल दोगे, वो पैथोजेंस जाके बहुत हार्म कॉज कर सकते हैं। और मान लो वही रिवर का पानी आपको सप्लाई कर दिया गया है ना, आपको सप्लाई कर दिया गया घर में, तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज हो सकती हैं। इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट दैट वाटर, वेस्ट वाटर। सो सीवेज, दैट मीन्स वेस्ट वाटर, इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक लेस पॉल्यूटिंग बाय यूजिंग हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स का यूज करते हैं विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है। पैथोजेंस बताया सभी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा जिन लोगों ने आंसर दिया है। पैथोजेंस आर द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ये हमेशा 2 स्टेजेस में होता है। कैसे होता है? ये 2 स्टेजेस में किया जाता है। अच्छा, आपको कुछ प्लान्स पता है क्या जो इंडिया में किए गए हैं? जो इंडिया में किए गए हैं, पहला जो है उसमें आता है गंगा एक्शन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, पूछ ली जाती हैं, कई बार पूछा गया है। गंगा एक्शन प्लान। और दूसरा कोई बता सकता है क्या? टेल मी सेकेंड वन, दूसरा क्या था जो इंडिया में किया गया? ये काफ़ी बड़े पैमाने पे ये प्लान्स करे गए थे। दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। क्या है? यमुना एक्शन प्लान। इसके अंडर, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, किसने ये प्लान्स स्टार्ट करे थे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको ये चीजें स्टार पॉइंट लगा के नोट करनी है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने इन दोनों प्लान्स को एग्जीक्यूट करा था। इसके अंडर हुआ क्या था? ये एक्चुअली अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ एसटीपीज क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बिल्ड करे गए थे, जिससे कि जो भी इसके अंदर डिस्चार्ज जाता है उसको ट्रीट करा जाए पहले, ठीक है? क्या करा जाए? उसको ट्रीट करा जाए, तभी पानी को उसके अंदर डिस्चार्ज करेंगे। जो भी गंगा में या फिर यमुना में पानी जा रहा है, मतलब सीवेज जा रहा है, वेस्ट वाटर,
उसके लिए STPs लगाए गए थे। व्हाट आर STPs? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए थे। बहुत बड़े पैमाने पे ये प्लांट्स लगाए गए थे, जिससे कि जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसा हो, वो हार्मफुल ना हो, पैथोजेंस उसमें ना हो, क्लीन हो, जैसे कि वाटर बॉडीज को वो गंदा ना करे। क्योंकि हम जैसा जानते हैं गंगा का पानी जितना शुद्ध है वो आजकल सीवेज डिस्चार्ज की वजह से पूरा गंदा कर दिया गया है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे गंगा को साफ रखने के लिए, यमुना को साफ रखने के लिए ये जो एक्शन प्लान्स हैं ये लॉन्च करे गए थे, ठीक है, टू रिड्यूस द रिवर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की, जो कि 2 स्टेजेस में होता है। यहाँ देखो, अब सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये 2 स्टेजेस में होता है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर जिसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो सेकेंड है ये फाइनल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है? लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में लार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है। लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को यहाँ पे रिमूव करते हैं, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। प्राइमरी में हो रहा है भाई, है ना। हम यहाँ पे ही जितने भी लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स जो हमें दिख रहे हैं इजीली हम जिन्हें रिमूव कर सकते हैं वो हम वहाँ पे हटा देंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, व्हाट इज फ्लोटिंग डेब्रिस? हु विल टेल मी व्हाट इज फ्लोटिंग डेब्रिस? फ्लोटिंग डेब्रिस क्या है? फ्लोटिंग डेब्रिस भाई बहता हुआ कचरा, दैट्स इट, ठीक है। बहता हुआ कचरा जो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे उस फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाया जाता है। फ्लोटिंग डेब्रिस को हम क्या करेंगे? वायर मैश स्क्रीन, इधर देख रहे हो ये, दिस इज व्हाट, वायर मैश स्क्रीन। ये समझ लो, अगर हम इसे बिल्कुल अपनी देसी भाषा में बोले, छन्नी होती ना, छन्नी, जैसे आटा छानते हैं या चावल छान लेते हैं या फिर दाल छानते हैं, ऐसे करके छानते, छोटी सी छन्नी होती है जिसमें अगर कुछ भी अनवांटेड उसमें पार्टिकल है या मान लो उसमें छोटे छोटे से कीड़े हो गए तो हम छान के उसे अलग कर देते हैं। हम मतलब मैं तो कर लेती हूँ, आप लोग करते हो या नहीं, पर आपने देखा होगा मम्मी घर में ऐसे काम करती हैं कि छान के ही किसी चीज़ को यूज़ करती हैं, दैट इज़ मैश, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैश का यूज़ करके लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को हटाया जाता है। तो ये वायर मैश स्क्रीन लगी है, तो हमने उसे हटा दिया। इसके बाद में देन द ग्रिट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इन द सेटलिंग टैंक। फिर यहाँ पे सेटलिंग टैंक होता है, ये तो स्क्रीनिंग स्टेज हो गई पहली क्या है? स्क्रीनिंग स्टेज, जिसमें हमने फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा दिया। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं? यहाँ पे अब हम इसके अंदर ओके, हाँ, इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है आपका क्या? सेडिमेंट। इसमें सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट मतलब डिपोजिशन। किस चीज़ का डिपोजिशन? डिपोजिशन हो सकता है आपका सॉइल का, ठीक है, सॉइल का डिपोजिशन। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं एकदम जो दिखते नहीं हैं, इसमें से पार हो जाते हैं, जो उन्हें यहाँ पे सेटल करते हैं सेटलिंग टैंक में। यहाँ पे हमने सेटल कर लिया। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। फिर इसके बाद में सेडिमेंट जो मिला उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। ये जो नीचे आपको सेडिमेंट मिला इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और जिसके ऊपर है, जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ ऊपर पानी जो ये पूरा प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट, EFFLUENT, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ऊपर वाले को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। यहाँ पे
एफ्लुएंट को हम लेते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहाँ देख सकते हो ये जो यहाँ पानी भरा हुआ है ये यहाँ गया ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ होगा इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये आ गई आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज। प्राइमरी इधर तक ही थी, अब हम सेकेंडरी की बात करेंगे। तो मैम अब सेकेंडरी में क्या हो रहा है, तो देखो अब जो प्राइमरी एफ्लुएंट है वो एक लार्ज एरिएशन टैंक से पास होगा विथ कॉन्स्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन एंड एयर सप्लाई। यहाँ पे क्या है, एरेशन टैंक ये जो प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, किधर लिखूं, इधर लिख देते हैं। इसमें क्या है, इसमें ना ये देखो बीच बीच में हवा जाने की जगह है, ठीक है, एयर जो है ये पास हो सकती है। तो ये पानी जो था ये इसमें गया, यहाँ पे बढ़िया लार्ज टैंक है जिसमें से एयर पास हो सकती है आसानी से, ठीक है। तो लार्ज एरिएशन टैंक में ये गया, मैकेनिकल एजिटेशन हो रही है और एयर सप्लाई हो रही है। इसमें क्या होता है, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं एंड फॉर्म फ्लॉक्स। इसकी वजह से ये जो हवा हर जगह से एयर पास हो रही है ना, हर जगह से क्या हो रहा है, एयर पास हो रही है, तो इसकी वजह से यूजफुल माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो हो गए। क्या हो गए, यूजफुल माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो हो गए। आराम से समझना, ये आता है एग्जाम्स में, ठीक है, आपसे सीवियर स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब यूजफुल माइक्रोब्स बच्चों ग्रो हो गए हैं। इसके बाद में क्या होगा, फ्लॉक्स क्या है, मैंने अभी बोला कि ये बना लेंगे फ्लॉक्स। ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे फ्लॉक्स। अब आप कहोगे मैम फ्लॉक्स क्या होते हैं, तो ध्यान देना, फ्लॉक्स मतलब होता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का मासेस associated with fungal filament to form mesh like structure। ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो फंगल फिलामेंट के जैसा फॉर्म हो जाते हैं और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं फ्लॉक्स, जिनमें जो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फंगल फिलामेंट प्रेजेंट होता है और मेश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे माइक्रोब जो है यूजफुल माइक्रोब फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने। अब क्या होगा, अब माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। माइक्रोब्स बढ़े हैं, अब माइक्रोब्स यहाँ पे बन रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे तो BOD की डिमांड बढ़ जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स को भी चाहिए कि नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से इसके अंदर मतलब जो यहाँ पे आपका एफ्लुएंट प्रेजेंट है उसमें BOD डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। क्या होता, फिर से समझो, इस चीज़ को हम फिर से समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, मैं हटा दूँ इसको, ये हटा देते हैं हम, ये यहाँ पे माइक्रोब्स आ गए, इन माइक्रोब्स ने इसके अंदर की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, इसके अंदर की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। ध्यान से सुनना, माइक्रोब्स आए, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, जिससे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस हो गई। क्या हो गई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इतना क्लियर है। अब जब BOD रिड्यूस हुई ना, एफ्लुएंट को हमने सेटलिंग टैंक में डाला, यहाँ पे माइक्रोब्स आए, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करा, BOD जो है वो रिड्यूस हो गई, इसलिए हमने इस एफ्लुएंट को उठा के यहाँ डाल दिया। किस में डाल दिया, सेटलिंग टैंक में। कहाँ डाल दिया हमने, सेटलिंग टैंक में डाला। जैसे ही हमने सेटलिंग टैंक में डाला तो मैम हमें पता है कि सेटलिंग टैंक में फिर क्या होता है, यहाँ पे फ्लॉक्स जो हैं वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो हैं वो सेटल हो जाएंगे और जो सेडिमेंट है वो भी सेटल हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। यहाँ पे ये जो फ्लॉक्स थे यहाँ पे आके शांति से बैठ गए, फ्लॉक्स है, और जो थोड़ा बहुत सेडिमेंट बचा है वो भी सेटल हो गया। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला एक्टिवेटेड स्लज।
क्या बोला हमने उसको? एक्टिवेटेड स्लज बोला। फ्लॉक्स हैं, ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही लाइन को। इसमें फ्लॉक्स हैं, साथ ही में क्या है, कुछ सेडिमेंट्स हैं जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे इसमें दिया नहीं है, ठीक है, इसके आगे दिया नहीं है, पर इसके आगे और भी प्रोसीजर होता है। क्या होता है, मैं इसको हटा रही हूँ, इस डायग्राम में नहीं है, बाकी इसके आगे और भी प्रोसीजर होता है। वो ये होता है कि अब इसके बाद में हम स्लज को हमने एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाला। क्या करा हमने, जो हमें स्लज मिला है ना, क्या एक्टिवेटेड स्लज जो हमें मिला है, इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने किस में डाला? लार्ज टैंक में डाला, जिसे हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते। क्या बोलेंगे हम इसे? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अभी हमने इसको रिवर्स में नहीं, पानी को अभी हमने रिवर्स में नहीं डिस्चार्ज किया है, अभी हमने इसके आगे का भी स्टेप है जिसमें हमने एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला है, इन विच एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा और मिक्सचर ऑफ गैसेस को वो प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट्स आर रिलीज इनटू द वाटर। अब समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे फिर से समझ लो, अभी फिर से समझ लो। देखो डायग्राम दिखाऊं क्या? डायग्राम की आप डायग्राम से समझ लो एक बार। किधर गया डायग्राम? ये रहा डायग्राम। देखो यहाँ हमें पता है कि मैम हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज मिल गया। एक्टिवेटेड स्लज को हमने कहाँ डाला? एनएरोबिक कौन सा टैंक? एनएरोबिक एरिएशन टैंक में हमने डाला। वहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, यहाँ एक और टैंक है, ठीक है, इसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसने डाइजेस्ट करा बैक्टीरिया को, ठीक है, डाइजेस्ट करा, और फिर उसके बाद में हमने पानी को रिवर्स में छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक चीज़ जनरेट होती, जैसे हम बायोगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे जो जब डाइजेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, जब डाइजेशन चल रहा होता है बैक्टीरिया और फंजाई का, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उन गैसेस को हम बायोगैस बोलते हैं। जो अब बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी क्या है? बायोगैस में आती हैं, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में प्रोड्यूस होती हैं। और फिर इसी पानी को, अब ये एफ्लुएंट बोलते हैं, हम इसे वाटर नहीं लिख के आना कहीं पर भी, एफ्लुएंट लिखना। तो इसी एफ्लुएंट को फिर हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई भी पैथोजन नहीं है, कोई भी सेडिमेंट नहीं है, पानी जो पूरा है साफ हो चुका है। अब उसको रिलीज करेंगे तो कोई भी हार्म कॉज नहीं होगा। क्लियर? चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। लास्ट टॉपिक है ये बायोगैस वाला, कि अब बायोगैस में क्या हो रहा है। छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। बायोगैस क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। बायोगैस का यूज फ्यूल बनाने में किया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया दैट ग्रोज एनएरोबिकली, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो एनएरोबिकली क्या होते हैं? जेनरेट होते हैं ऑन cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen sulfide। ठीक है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी गैसेस को प्रोड्यूस करता है। उन्हीं गैसेस को हम बायोगैस बोलते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीथेनोजेंस। ठीक है, जो ये सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम मीथेनोजेंस बोल देते हैं, या फिर मीथेनोबैक्टीरियम भी इन्हें हम बोल देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में देखो, अब बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर
अगर कोई बच्चा गांव से है, ठीक है, जिन्होंने गांव के घर हैं, ठीक है, या खेत वगैरह है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे गांव के घर जो होते हैं ना, वहाँ पे बायोगैस प्लांट आसानी से लोग अपने घर में बना लेते हैं, जिससे कि जो भी जिनके यहाँ गाय वगैरह होती हैं तो उनका वेस्ट मटेरियल अच्छा अमाउंट ऑफ मिल जाता है, तो वहाँ से लेके इनका यूज़ करा जाता है। बायोगैस प्लांट घर में ही बना लिए जाते हैं। इवन मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे हमारे घर में जो है ये बायोगैस प्लांट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको हम कनेक्ट करके अपने किचन में जो फ्यूल जनरेट हुआ उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बायोगैस प्लांट जो है, द एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल्स, जो गोबर होता है ना, गायों का गोबर, ठीक है, हमारे गांव में हमारे यहाँ गाय भैंसें जो है वो घर में रखी जाती हैं, तो उनका जितना भी गोबर होता है ना, एक्सक्रीटा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मीथेनोजेंस में रिच होता है। उस एक्सक्रीटरी मटेरियल के अंदर बहुत सारे मीथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोगैस बनाते हैं, जिसे हम गोबर गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गोबर से जनरेट हो रही है, तो उसे हम गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया, ये हमारे इंडिया में ही डेवलप हुई थी ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है। इन्होंने बायोगैस की टेक्नोलॉजी को यहीं पे इंडिया में ही प्रोड्यूस करा था। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, ये दो, एक तो हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन दो इंस्टीट्यूट्स ने मिलके बायोगैस प्लांट का क्या करा था, प्रोडक्शन करा था, डेवलप करा था। इंडिया में ही ये चीज़ सबसे पहले आई थी, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक कॉन्क्रीट टैंक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक कॉन्क्रीट टैंक प्रेजेंट होता है। यहाँ ध्यान देना, डायग्राम के थ्रू ही समझा देती हूँ मैं आप सभी को, ज़रा ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सी चीज़ है और जिनके घर में है उन्हें तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि उनका तो उन्होंने ये देखा ही होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक कॉन्क्रीट टैंक प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ कहीं लेबल नहीं करा है, पर ये क्या है? एक कॉन्क्रीट टैंक है। इस कॉन्क्रीट टैंक के अंदर क्या करते हैं? रॉ मटेरियल। क्या है हमारा रॉ मटेरियल? ये है हमारा एक्सक्रीटा, डंक, ठीक है, गोबर। उसको हम क्या करते हैं? ये बेसिकली 10 to 15 फीट डीप है। ये कितना डीप होता है? 10 to 15 फीट डीप होता है, ठीक है। तो ये 10 to 15 फीट डीप है। इसमें हम क्या डाल देते हैं? इसमें हम सबसे पहले तो एक्सक्रीटा डालेंगे, मतलब काऊ डंक डालेंगे। साथ ही में जितना भी बायो वेस्ट है, व्हाट इज बायो वेस्ट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज बायो वेस्ट? व्हाट इज बायो वेस्ट? टेल मी। बायो वेस्ट का मतलब है जितना भी वेजिटेबल्स से निकला हुआ वेस्ट हो, ठीक है, जो भी छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो जाते हैं, ठीक है, या फिर लीव्स भी हो सकती हैं, अगर गार्डन है वहाँ से फूल पत्तियाँ हैं वो भी बायो वेस्ट है। और क्या हो सकता है? फ्रूट्स का पील ऑफ जो मटेरियल है वो भी हो सकता है। ये सब बायो वेस्ट जो आपको किचन से मिल रहा है बायो है। बायो मतलब कि डिग्रेडेबल जो है वो बायो वेस्ट होता है। तो यहाँ पे बायो वेस्ट साथ में कैटल डंक इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्लरी बन गई। ऐसे उठा के नहीं डालेंगे, स्लरी बनाएंगे हम उसमें। स्लरी बन गई। अब टैंक में एक फ्लोटिंग कवर होता है। टैंक में क्या होता है? एक फ्लोटिंग कवर होता है। इसमें इतना आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा, बट एक कवर इसमें होता है, स्लैब कवर इसमें लिखा है, ये देखो स्लैब कवर। तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग कवर होता है जो राइज हो जाता है, जो ऊपर उठ जाता है। एक्चुअली में मैं ये बताऊँ, ये जो डायग्राम है ये फिक्स्ड डोम का है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है। पर अगर ये फिक्स्ड नहीं होता ना तो ये मूविंग होता, कि जब गैस प्रोड्यूस होगी तो ये ऊपर उठ जाएगा। पर ये फिक्स्ड कवर है, ये फिक्स्ड वाला डोम है जो कंक्रीट से बना है, तो भाई यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा, गैस जो है वो इधर से ही आ जाएगी। पर कोई बात नहीं, हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कवर है, फ्लोटिंग कवर है। जब गैस प्रोड्यूस होगी तो वो कवर जो है वो ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद में मीथेनोबैक्टीरियम जो कि डंक में प्रेजेंट है। क्या है? काऊ डंक में जो मीथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। डंक में क्या प्रेजेंट है बेटा? मीथेनोबैक्टीरियम।
ये मीथेनोबैक्टीरियम क्या कर रहा है, ये मीथेनोबैक्टीरियम जो है वो एक्ट करेगा बायो वेस्ट पे। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पूरा बायो वेस्ट प्रेजेंट है। ये मीथेनोबैक्टीरियम इस पे एक्ट करेगा और बायोगैस को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, बायोगैस को प्रोड्यूस कर देगा। अब क्या होगा, द गैस प्रोड्यूस इज सप्लाई टू द नियर बाय हाउस बाय एन आउटलेट। यहां से गैस गई, ये है आपका आउटलेट। अब इसको आप कनेक्ट करके अपने किचन तक ले जाओ। ठीक है, क्या करो, अपने किचन तक ले जाओ और किचन में कनेक्शन कर लो। किचन में अपने गैस से कनेक्शन कर लो और मस्त गैस का यूज़ करो, बिल्कुल गैस का यूज़ करो, आप पैसे बचाओ यहाँ पे। तो ये इसको कनेक्ट कर लो और जो स्पेंट स्लरी होती है ना, मतलब अब यहाँ से तो ये अब आप बोलोगे मैम इसका कचरे का क्या करेंगे जो इसके अंदर भरा है, हमें तो सिर्फ गैस का यूज़ है। तो इसमें जितना भी आपका ये बचा ना स्लरी, इस स्लरी का हम यूज़ कर लेंगे एज ए फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो रिमेनिंग स्लरी को हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स के यूज़ में, फर्टिलाइजर्स के तौर पे, चलो खुद लिख लेना अब इसको। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के तौर पे क्या करना है, इस स्लरी को यूज़ कर लिया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब बायोगैस को हम कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में लाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग के लिए एक तो किचन में मैंने बता दिया कुकिंग के लिए, और दूसरा लाइटनिंग के लिए। तो दो तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो बायोगैस को। तो यही था बायोगैस के बारे में। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ना वो भी होता है, नॉब होता है, तो आपको जब गैस चाहिए चालू कर लो, नहीं चाहिए बंद कर लो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा टाइम गैस यूज़ करते रहो। तो जैसी आपकी ज़रूरत उस हिसाब से काम कर लो। मेनली रूरल एरियाज़ में पाया जाता है कि मान लो घर में गार्डन है, तो वहीं पे गार्डन में छोटा सा गार्डन होता है, तो वहीं पे गार्डन में बायोगैस प्लांट हमने बना लिया। ठीक है, कंक्रीट टैंक होता है, खोद लिया, टैंक बना लिया, उसमें पूरा डोम वोम बना के सब कवर कर लिया। गाय भैंस हमारे घर में है ही, तो हम उनका जितना भी डंक होगा, गोबर होगा, उठा के डाल देंगे, और किचन से जितना भी वेस्ट निकल रहा है वो भी डाल देंगे। तो स्लरी बन जाएगी। स्लरी मतलब मिक्सचर पूरा, और बस उसमें जो काऊ डंक में मीथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेगा। वहाँ से एक कनेक्शन बनाओ, अपने किचन में लगाओ, गैस का यूज़ करो। कुकिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए उसमें भी यूज़ कर सकते हो। बस काम करो, पैसे बचाओ। सिलेंडर वैसे ही इतना महंगा है, तो क्यों ना एसी का यूज़ करा जाए जब इतना यूज़फुल चीज़ हमारे पास में है। चलो आगे बढ़े। माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स में माइक्रोब्स का कैसे यूज होता है ये और हम देख लेते हैं। बायो कंट्रोल मीन्स यूज ऑफ बायोकेमिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम बायोकेमिकल मेथड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल बोलते हैं। अब यहाँ पे केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट बाय नेचुरल प्रेडिक्शन। भाई हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, रादर देन केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं क्रिएट्स अ सिस्टम, वो एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो कि where the pests are not eradicated but kept at manageable level by complex system to check the balance within the living and vibrant ecosystem। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली ना पेस्ट को इस तरीके से मैनेज करके रखा जाता है कि हमें पता चले कि भाई यहाँ पे बैलेंस जो है वो बन रहा है कि नहीं है, पेस्ट ज़्यादा तो नहीं है, इतना हो कि भाई एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम मेंटेन होता रहे। जैसे कि लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो यूज होती हैं टू गेट रिड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो। हम इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इन्हें खत्म कर देंगी, खा जाएंगी। ठीक है, और ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्री, जो ब्रेसिकाज होते हैं, फ्रूट ट्रीज होते हैं, टू कंट्रोल बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस यूज्ड। इस बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को हम यूज करके बटरफ्लाई और जो कैटरपिलर हैं उन्हें हम यहाँ से हटाएंगे। मतलब अब पूरे तरीके से नहीं हटेगा, पर हाँ इतना हट जाएगा कि भाई
कोई भी वो क्या ना आए, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, थोड़ा बहुत प्रेजेंट है दैट इज मैनेजेबल, बट अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमें नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, एक तो प्रॉपर तरीके से नहीं हट पाता है कि पूरा अमाउंट जो है हट जाए, लेकिन एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई केमिकल एजेंट्स नहीं है। कोई भी केमिकल एजेंट्स नहीं है तो कोई भी हार्म कॉज नहीं होगा, ना ही ह्यूमंस को, ना ही एनिमल्स को, ना ही सॉइल में, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या है, ये कोई भी चीज़ को खराब नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ एक हो गई। अगर हम केमिकल एजेंट्स की बात करें तो ये टॉक्सिक होते हैं, प्लांट्स को, एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, ये पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे केमिकल एजेंट्स को ना यूज़ करने के तरीके हैं कि हम कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करें। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सबने सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हम उन्हें यूज़ करेंगे, मतलब यूज़ ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, और पेस्ट को मैनेज करेंगे, पर हम कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स इनको यूज़ नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक तरीके से ही हम पूरा पेस्ट रिमूव करेंगे। उसके लिए अलग अलग चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलप्ड फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस। प्लांट डिसीजेस जैसे फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस है जो कि रूट सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट पैथोजन को किल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्या करने के लिए? प्लांट पैथोजेंस को किल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का हम यूज़ करते हैं। रूट्स में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेगा, जितने पैथोजेंस हैं उसे किल कर देगा। फिर बैक्यूलोवायरसेस, ये पैथोजेंस जो होते हैं ये इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। जो बैक्यूलोवायरस हैं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे सब नाम है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ये वायरस क्या होते हैं? एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। कुछ नहीं, इंसेक्टिसाइड्स का काम करते, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। एकदम लाइन पढ़ के घबरा मत जाना क्या लिख दिया है, इंसेक्टिसाइड्स का काम करते हैं ये। अब आओ बायो फर्टिलाइजर्स पे। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? लास्ट टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स, बस, और इसके बाद कुछ भी नहीं है। बायो फर्टिलाइजर्स नाम भी समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजर्स तो हैं ही, पर ये क्या है? डिग्रेडेबल फॉर्म में है, बायोलॉजिकली हेल्पफुल है, ठीक है, हार्मफुल नहीं है, तो उन्हें बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करते हैं, न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सॉइल। मेन सोर्स क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ये बायो फर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स है। रूट नोड्यूल्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। लेग्यूमिनस प्लांट्स भी हमने पढ़े हैं 11th में, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस प्लांट, इन सब के बारे में पढ़ा है, जो कि नाइट्रोजन लेवल को इंक्रीज कर देता है सॉइल में, ठीक है। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स का ही काम कर रहे हैं। फिर एक आता है एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पिरुलम, ये सब नाम याद रखना, राइजोबियम, लेग्यूमिनस, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरुलम, ये सारे क्या हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिससे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का हम यूज़ कर सकें। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन सभी ने पढ़ा है, ये सब 11th का, कुछ भी नया नहीं है, बस रिवाइज करा दे रही हूँ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन सबने पढ़ा है, माइकोराइजा के बारे में भी पढ़ा है, जो कि फर्टिलिटी बढ़ा देता है सॉइल की। फिर ग्लूमस फॉर्म होता है माइकोराइजा से, जो कि क्या करेगा? फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से और प्लांट में पहुंचा देगा, ठीक है। ये काम किसका है? माइकोराइजा का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में खुद से पढ़ेंगे, ढूंढो खुद से, हर चीज़ नहीं बताएंगे, 11th का है क्योंकि ये। इसके बाद में
माइक्रोब्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं रूट बॉर्न पैथोजन के लिए, टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे। टॉलरेंस मतलब कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सलाइन है, ठीक है, तो वो उसको टॉलरेट कर सके, या ड्रॉट कंडीशन आ गई है तो उसको भी टॉलरेट, ये सारी चीज़ें टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ा देती हैं माइक्रोब्स। फिर आता है एक साइनोबैक्टीरिया, ये भी पढ़ा है हमने, सारे बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है। साइनोबैक्टीरिया जिसमें नॉस्टॉक और एनाबेना आता है, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। इन पैडी फील्ड्स, पैडी मतलब क्या होता है, राइस, ठीक है, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, दिस एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स का काम करता है। फिर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ये सारे नाम ही याद रखने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है। बस इतना ही था, दो ही चीज़ें, ये 2-3 नाम जो है बैक्टीरिया के, बस वो याद रखना कि क्या क्या है, ये सब पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर हो गया है ख़त्म, इसको रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ और प्रॉपरली इसको नोट डाउन करो। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन्हें भी नोट करते जाना। इसके बाद में अब हम इस चैप्टर का क्विज करेंगे, तो इस क्विज को भी ज्वाइन ज़रूर करना है सभी को। टाइमिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मॉर्निंग 9 AM और इवनिंग 7 PM 2 बार क्लास होगी, तो उसके लिए आप लोग टाइम पर रेडी रहना। टिल देन मेक योर नोट्स, कीप स्टडिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।